सरकार आपकी, सारी इंटेलिजेंसी आपकी, पुलिस आपकी, उसके बावजूद भी इस प्रकार के हमले होते हैं, उसके बाद आप कहते हो कड़ी निंदा करते हो। क्या निंदा करने से काम हो जाएगा उन लोगों का, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिन लोग जो उस यात्रा में अनेकों प्रकार के जिनको कष्ट हुए हैं, क्या निंदा करने से उनकी कष्ट उनके परिवार से वापिस आ जाए? विशाल भाई, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि निंदा करने या दुर्भाग्यपूर्ण कहने पर हम रुक गए हैं। हम उन शैतानों के खिलाफ जिन्होंने इस हिंसक उपद्रव को इस हिंसक उपद्रव को अंजाम दिया, हम उनके विरुद्ध निर्णायक सख्त से सख्त संभव कार्रवाई करेंगे। आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना विरोध है कि वो यह तक कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार इस मामले में नाकामयाब रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस मामले को निपटाने में, सख्त निर्णय लेने में नाकामयाब रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा स्वभाव हरियाणा के मुख्यमंत्री का नहीं है। यहां पर भी योगी मॉडल की जरूरत है, योगी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। हमारे पास केंद्र में एक मॉडल आदर्श नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी। हमारे पास उत्तर प्रदेश में एक दमदार अद्भुत मॉडल है नेतृत्व का, जिनको हम योगी आदित्यनाथ कहते हैं। हमारे पास हिमंता बिश्व शर्मा है। ऐसे ही हमारे पास सब राज्यों में अपने अपने ढंग से अद्भुत काम करने वाले नेता हैं। कोई एक नेता, जैसे मोदी जी की कॉपी योगी जी नहीं है, योगी जी की कॉपी हिमंता नहीं है, इसी तरह मनोहर जी से यह अपेक्षा करना कि वे बिल्कुल कॉपी हो जाएं किसी एक की, ये थोड़ा गलत होगा। लेकिन कार्यकर्ता और हरियाणा का नागरिक अगर यह अपेक्षा करता है कि दुष्टों के खिलाफ, शैतानों के खिलाफ, उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, तो यह उसका कार्यकर्ता का भी हक है, हरियाणा के हर नागरिक का हक है, मेरा और आपका भी हक है। कड़ी कार्रवाई मनोहर जी न करें तो हम उनसे सवाल कर लेंगे। मनोहर जी सख्त कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। अभी देखा जाए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो भी लगातार जारी है। अभी पिछले दिनों की बातचीत करें, हरियाणा के अंदर राजपूत एवं गुज्जरों की बातचीत भी लगातार जारी है। आपके समाज के द्वारा भी आपका भी लगातार विरोध किया जा रहा है। क्या लगता है कि क्या आप समाज के साथ नहीं खड़े इस समय? नहीं, मैं देखिए, मान लीजिए समाज के कुछ लोग मेरे विरोध में भी कुछ बोल रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं समाज के साथ नहीं खड़ा। मैं समाज के साथ खड़ा हूं, और समाज के साथ खड़ा होने के साथ मैं एक बात डंके की चोट पर लगातार कह रहा हूं, मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। सत्य यह है कि इतिहास के तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं, सम्राट मिहिर भोज वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। आज भी विशाल भाई, उनके परिवार, उनके वंश के लोग मध्य प्रदेश के सतना जिले में, वहां की एक रियासत है, वहां उस परिवार के लोग बसते हैं, जो ये दावा करते हैं कि हमारी कुल परंपरा सीधे सम्राट मिहिर भोज और नागभट्ट जी तक जाती है। में दो बातें निकल कर आती है। क्या सरकार यहां पर जातियों में क्यों बांटना चाहती है? क्या कारण है कि जातियों में बटी है? ये राजपूत है, ये गुज्जर है, किसी महापुरुष के नाम के, महापुरुष तो सभी समाज के हैं, क्यों ना उस महापुरुष के नाम के आगे एक सनातनी योद्धा लगा दिया जाए? क्यों ना उस महापुरुष के आगे एक हिंदू शब्द लगा दिया जाए, जिससे दोनों समाज खुश होंगे? क्या कारण है कि आपकी सरकार होते हुए आपकी सरकार के मंत्री अड़े हुए हैं इस प्रकार को लेकर? मैं आपको एक बात बताता हूं, सरकार की और मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, इच्छा है, वो यही है कि जाति सूचक नाम न लगे किसी भी महापुरुष के नाम के सामने जी। ऐसा ही उन्होंने, जब सम्राट मिहिर भोज का यह विवाद कैथल में पैदा हुआ, उन्होंने जब दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया, बिठाकर बातचीत की, तो उन्होंने यही कहा कि महापुरुष सबके होते हैं, जो आप कह रहे हो यही उन्होंने कहा। लगातार मैं भी यही कह रहा हूं, महापुरुष जिस जाति में जन्मा है उसकी बपोती नहीं होता। महापुरुष सबके हैं, और महापुरुष वो तभी तक है जब तक वो सबके हैं। जब आप उसको किसी एक बिरादरी में समेट दोगे, आप महापुरुष का कद घटा देंगे। और महापुरुष जब थे अपने जीवन काल में, वो भी, उनसे भी अगर आप पूछ लेते कि आप किसी एक बिरादरी के हो क्या, किसी एक समाज के हो क्या, तो वो साफ तौर पर कहते नहीं साहब, मैं तो सबका हूं, सबको साथ लेकर चलता हूं। वही हमारी सरकार की नीति भी है। अब सरकार ने सरकार के रूप में सम्राट मिहिर भोज को गुज्जर अथवा राजपूत घोषित नहीं किया। वो किस जाति में जन्मे थे, ये तो एक सच्चाई होगी। आप, मैं, सम्राट मिहिर भोज, भारत में जिस तरह ये कहते हैं कि जाति है, कि जाति नहीं, जाति है भाई, संविधान मानता है जाति है, तो हर कोई किसी जाति, किसी कुल में पैदा हुआ है। लेकिन अपने यहां अब तक ये परंपरा नहीं थी कि भगवान श्री राम की बात हो, भगवान परशुराम की बात हो, सरदार भगत सिंह की बात हो, गुरु गोविंद सिंह की बात हो, इनकी जाति कोई नहीं लगाता था उनके नाम से पहले।
ये जो ट्रेंड शुरू हुआ नाम से पहले जाति लगाने का, इसके कारण घर्षण पैदा हुआ। सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर, राजपूत, अग्रवाल, वाल्मीकि, जाट, रोड सब समुदायों के लोग अपना माने, कहें, उनका सम्मान करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जब कोई एक समुदाय ये कहेगा कि ये मेरी जाति में जन्मे थे और मान लीजिए उनके पास वो बात सही नहीं है, उनके पास उसके प्रमाण नहीं है, और दूसरा समुदाय ये कहता है कि नहीं जी साहब, वो तो मैं तो परंपरा से सैकड़ों वर्षों से मानता हूं उनको अपना, तब जाके घर्षण पैदा होता है। तब समाधान क्या है? तब समाधान यह बनता है कि या तो दोनों समुदाय के लोग और उनके विद्वान बैठ के फैसला कर लें जी। एक तो यही तरीका है, सड़क पर उतरकर एक दूसरे से लड़ें, गालियां दें एक दूसरे के नेताओं को कोसें, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को कोसें, वो तरीका नहीं है। फिलहाल सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की तरफ से इस तरह की बात चल रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब भूमिका आती है, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, दोनों वर्गों के लोग आए, उन्होंने आपस में सहमति इस बात पर बना ली, विशाल जी कैथल वाले मामले में मुख्यमंत्री निवास पे बैठ के, कि वहां से जाति सूचक शब्द हम हटा लेंगे, हम कैथल जाएंगे, गुर्जर समाज के लोगों से बात करेंगे और उनको मना लेंगे। अब वो माने नहीं, वो मना नहीं पाए, तो क्या विकल्प है? तो विकल्प है कि मामले को अदालत सुलटाए या विद्वानों की कोई सभा सुलटाए। अब मामला अदालत में है, अदालत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक आदेश जारी किया है, उसकी आधिकारिक कॉपी कल मिलेगी। जब कॉपी आ जाएगी मैं वो आदेश भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन अदालत इस मामले में हस्तक्षेप कर रही है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो नौजवानों का आक्रोश है समाज के उन नेताओं के प्रति जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में है, उसमें आप भी एक चेहरा है, 2024 के चुनाव में सरकार पर या समाज पर, राजपूत समाज पर एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस समाज से मैं आता हूं वो समाज थोरोली नेशनल समाज है। उस समाज के रगों में, उसकी शिराओं में बहने वाला रक्त, उसमें राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। वो समाज इस मिट्टी से, इस देश से, राष्ट्र से इतना प्यार करता है कि वो राष्ट्र के विरुद्ध जाने वाली किसी भी धारा में शामिल नहीं होगा। और दूसरे विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सिवा जो उनके सामने विकल्प हैं आज की तारीख में, उनमें से कोई अपने आप को वैसा राष्ट्रवादी, वैसा देशभक्त, वैसा भारतवादी दल कहने की स्थिति में नहीं है जैसा भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज नाराज हो सकता है अपनी पार्टी से, जिस पार्टी के साथ वो 95-98% खड़ा रहा है, लेकिन क्योंकि पार्टी ने नुकसान नहीं किया है, भाजपा ने कोई नुकसान नहीं किया राजपूतों का, क्षत्रिय समाज की कोई हानि नहीं की, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसके मन में अगर कोई आक्रोश है तात्कालिक, वो शमित हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मैं क्षत्रिय समाज के नौजवानों से एक बात सीधे तौर पे कह रहा हूं कि भाई, क्या क्षत्रिय समाज इस प्रकरण से रुष्ट होकर उस कांग्रेस के साथ जाएगा जिस कांग्रेस ने क्षत्रिय समाज और भारतवर्ष के सबसे बड़े महापुरुष, जो अवतारी पुरुष जिनको हमने माना, जिनकी भगवान के रूप में हम आराधना करते हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफिडेविट देकर शपथ पूर्वक कहा हो कि वो हुए थे कि नहीं हमको मालूम नहीं, वो काल्पनिक थे, ऐसी बात कह दी हो, क्या उसके साथ जाएंगे? क्या कभी भी राजपूत समाज ऐसा सोच सकता है कि जिस दल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 4 सरकारें भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर बनी हुई गुलामी की निशानी, लोगों का बाबरी ढांचे को मिटाने और वहां पर मंदिर निर्माण के लिए गवाही हो, संघर्ष किया हो, उससे नाराजगी हो सकती है नाराजगी, मैं मानता हूं, लेकिन वो स्थायी नाराजगी नहीं है। हम अपने समाज के वरिष्ठों को भी और नौजवानों को भी समझाने में कामयाब हो जाएंगे। 2024 के चुनाव को लेकर हरियाणा की बातचीत अगर करें, असंध हलके की बातचीत करें, आपकी पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी घोषणाएं कर दी है। 2024 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह चौहान की क्या भूमिका रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी में
चुनाव कौन कार्यकर्ता लड़े, ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करता है, स्टेट लीडरशिप भी नहीं करती। पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है कि असंध से, नीलोखेड़ी से, करनाल से हमारा प्रत्याशी कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह चौहान सहित उसे यह कहने का अधिकार है कि मैं असंध से चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं तो 1 दशक से मैदान में हूं, निरंतर लोगों के बीच में हूं, परिश्रम कर रहा हूं। मैं अपने संगठन में जहां टिकट के लिए कहना होता है, जहां इस पर निर्णय होता है, मैं अपना पक्ष निश्चित तौर पर रखूंगा। लेकिन टिकट किसको देना है या मेरी टिकट फाइनल हो गई है, ऐसा कहने का किसी का भी अधिकार नहीं है। कभी कभी हमारा कोई कार्यकर्ता वहम में, जानकारी की कमी के अभाव में, संगठन की विचारधारा की शायद उसको समझ ना हो, तो वो ये कह देता है ये सीट तो मेरी है, ऐता मेरी पक्की है, ऐता नहीं, ऐता सीट मेरी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहते हैं, और केवल वो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है जो कहते हैं। हमारे संगठन में, हमारी पार्टी में विशाल जी, कोई सीट किसी एक व्यक्ति या कार्यकर्ता की नहीं होती। कोई सांसद है तो वो ये तो कह सकता है कि वो करनाल का, महेंद्रगढ़ का या हिसार का सांसद है या तिरुवनंतपुरम का सांसद है, परंतु कोई सांसद तिरुवनंतपुरम से लेकर के और श्रीनगर तक ये नहीं कह सकता कि ये मेरी सीट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश के प्रवक्ता के नाते कार्य देखते हैं, और आगामी असंध विधानसभा में इनकी क्या भूमिका रहने वाली है, क्या प्रदेश प्रवक्ता के नाते ही आगामी विधानसभा चुनाव में ये कार्य करेंगे या फिर असंध विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, ये भविष्य की गर्भ में है, ये देखना भविष्य में ही होगा। और क्या उम्मीदवार होने के बाद भी असंध की जनता किसे असंध का नायक, किसे असंध का राजा चुनती है, ये भी भविष्य में आगामी लगभग 1 साल के नजदीक पता लग जाएगा। तो बहुत असंध का सेवक चुना जाएगा 24 में, और असंध का अगला सेवक वो असंध की जनता और भारतीय जनता पार्टी के विचार पर खरा उतरने वाला कोई कार्यकर्ता होगा। यह बात गारंटी के साथ कह सकता हूं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी गारंटियों के लिए भी, जनता की गारंटी क्या होती है वो चुनाव के परिणाम के दिन ही पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।